नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना है जनपद सहारनपुर की। थाना है कोतवाली देहात। तारीख थी 26 मार्च 2003। कोतवाली देहात इलाके में एक गांव है फतेहपुर जट। वहां एक लड़की सवेरे सवेरे करीब 4 बजे अपने घर पर पहुंची। माँ बाप ने देखा वो चल फिर नहीं पा रही थी, दर्द से करा रही थी, परेशान थी। माँ ने पूछा इतनी रात कहाँ थी और कैसे इस समय आई। उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि गांव के पास के 2 लड़के मुशर्रफ और इस्लाम, ये दोनों शाम को मिले और उन्होंने कहा कि हम लोग चाट खाने शहर की तरफ जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, हम चाट खिला देंगे। चूंकि उन दोनों को मैं जानती थी इसलिए मैं उनके साथ चली गई, लालच चाट की। वो दोनों मुझे ले गए, मोटरसाइकिल से थे, चाट खिलाई और फिर ऑटो रिक्शा से मुझे एक किराए के कमरे पर ले गए। मैंने पूछा कि मोटरसाइकिल कहाँ गई। उसने कहा मोटरसाइकिल एक दोस्त ले गया था, तब तक हम लोग अपने कमरे पे चलते हैं, अभी 10 मिनट में वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाएगा, तब हम तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। वो ऑटो से उसके उस किराए के कमरे पर पहुंच गई। उस समय हो रहा था करीब 7:30 पौने 8 बजे। वो अपने साथ खाने के लिए भी कुछ सामान ले गए थे, उसको भी खिलाया और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने एक एक करके पहले छेड़खानी शुरू की और फिर सुबह 2:30 बजे तक उस बच्ची के साथ दुराचार किया, बलात्कार किया दोनों ने। जब वो बेहोश हो गई तब उसको छोड़कर वहां से खुला कमरा छोड़कर भाग गए। मैं इस बच्ची या उसके माँ बाप का नाम किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप आगे की घटना सुनेंगे आपकी भी सिहरन हो जाएगी। वैसे तो अभियुक्तों का नाम भी मैंने थोड़ा चेंज करके बताया है, लेकिन ये सारी घटना पुलिस रिकॉर्ड्स में है। जैसे ही उसने ये पूरी बात बताई, सुबह सुबह 6 बजे माँ बाप उस बच्ची को लेके कोतवाली देहात थाने गए। घंटे 2 घंटे इंतजार के बाद तो थानाध्यक्ष बाहर आए। थानाध्यक्ष को पूरी बात बताई गई। उन्होंने फौरन एक सब इंस्पेक्टर को बुलाकर आदेश किया कि ये जिन लड़कों का नाम बता रही है उनको भी गांव से बुलाकर ले आओ। हम आमने सामने इन दोनों की बात कराएंगे। इस समय ये फैशन चल गया है कि लड़कियां इस तरह के घिनौने आरोप लगाकर घर वालों से पैसा वसूलने का काम कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। बहुत सी घटनाएं मेरे सामने हैं। ऐसा उसने वहां पर इनसे कहा। माँ बाप गिड़गिड़ाए कि साहब मेरी FIR लिख लीजिए, इसकी लड़की की हालत अच्छी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, और इसको मेडिकल के लिए भेज दीजिए, इसे तत्काल चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बिना जांच किए मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे इतनी देर से बैठे हो, थोड़ी देर और बैठो, अभी दरोगा जी उन दोनों को लेके आते होंगे। करीब 2 घंटे तक वो लड़की और उसके माँ बाप थाने पर ही बैठे रहे, इंतजार करते रहे। लड़की दर्द से कराहती रही। 2 घंटे बाद लड़के तो नहीं आए, लेकिन उनके बाप और आसपास के 4-6 लोग थाने पर मौजूद हैं। SO साहब फिर दिखाई दिए, दोनों को आमने सामने बुलाया। लड़के वालों से कहा कि तुम्हारे लड़कों ने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया है और तुम उनको क्यों नहीं ले आए, आरोप उन पर है, तुम क्या करने आए हो। उन दोनों ने कहा कि साहब मैं यही बताने आया हूं कि ये झूठ बोल रही है, ये गांव के 2-4 औरतों ने, लड़कियों ने ये पेशा बना लिया है,
ये दोनों लड़के 2 दिन से गांव में ही नहीं हैं। एक लड़का अपने भाई के एडमिशन के सिलसिले में अलीगढ़ गया है और दूसरा लड़का जो यूकेलिप्टस की लकड़ी होती है जिसका इस्तेमाल प्लाईवुड फैक्ट्री में होता है, और प्लाईवुड फैक्ट्रियां उस समय सारी यमुनानगर में थी। सहारनपुर क्रॉस करते ही, शहर क्रॉस करते ही यमुनानगर जिला पड़ता है। बोले साहब वो 2 दिन से यूकेलिप्टस लेकर यमुनानगर गया हुआ है, आप इसकी तस्दीक करा लें, जांच करा लें। ये दोनों यहाँ पर नहीं थे। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, ब्लैकमेल करना चाहती है, पैसा चाहती है। इन लोगों ने ये व्यापार सा बना लिया है। लड़की चिल्लाती रही कि नहीं साहब वही दोनों थे। एक के दाहिने बाजू पर ताबीज था, इस रंग के कपड़े में बंधा था। दूसरे के गले में ताबीज था, इस रंग के कपड़े से बंधा था। उनके कपड़े, बनियाइन, हुलिया, वो सब चिल्ला चिल्ला कर कहती रही। लेकिन थानाध्यक्ष या वहां मौजूद पुलिस के लोगों में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। थानाध्यक्ष ने लड़की और उसके माँ बाप से कहा कि आप लोग घर जाइए, हम पहले किसी को भेजकर इसकी जांच कराएंगे। घटना में सत्यता होगी तभी तुम्हारी एफआईआर लिखी जाएगी। वो बेचारे वहां से चले गए। उन्होंने कहा साहब जांच करने कौन आएगा? बोले कोई न कोई आएगा, घर ही पे रहना, कहीं जाना मत। उधर दोनों लड़कों के परिजन थोड़ी देर में थानाध्यक्ष से अच्छी तरह मिलने के बाद हंसते हुए बाहर निकल गए। आप समझ सकते हैं क्यों हंसे होंगे और अच्छी तरह से क्या मिले होंगे। बाहर आ गए। इधर लड़की और लड़की के माँ बाप 4 दिन तक अपने घर पर इंतजार करते रहे कि शायद कोई जांच करने आए, लेकिन कोई भी जांच करने के लिए उनके घर तक नहीं आया। लड़की के माँ बाप ने एक एनजीओ का नाम सुना था, एनजीओ से कम श्री टंडन का नाम सुना था, जो इस तरह के मामलों में लोगों की मदद किया करते थे। माँ बाप लड़की को लेके टंडन के पास गए, उनको पूरी बात बताई। उनकी जो महिला स्वयंसेवी भी थी वो भी थी। टंडन साहब इन सबको लेके एसएसपी के यहाँ गए और एसएसपी को पूरी बात बताई जितनी उन्होंने समझी थी, और ये भी बताया कि साहब देख लीजिए इतना अंधेर है, थाने से इनको भगा दिया गया, इनकी एफआईआर नहीं की गई, लड़की का मेडिकल नहीं किया गया, आरोपित पक्ष के लोगों से बैठकर बातचीत की गई और वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। एसएसपी उस समय कोई वेल मीनिंग अधिकारी जरूर रहे होंगे। उन्होंने पूरी बात सुनी। लड़की की उस दरखास्त, उस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए और कार्यालय से ही थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को फोन किया। उनसे पूछा क्या मामला है। उसने वही रटा रटाया कि अरे साहब ये झूठ बोलती है, मैंने जांच करा ली है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, अभी ये लोग पैसा दे देंगे, ये वापस ले लेगी, साहब इतनी मेहनत करनी पड़ती है एफआईआर की विवेचना में। एसएसपी ने कहा कि हमको शाम तक एफआईआर की कॉपी के साथ भेजिएगा किसी को। दूसरा, आपने एफआईआर क्यों नहीं की इसकी जांच मैं एसपी सिटी को दे रहा हूं। बात इतनी गंभीर है, आपको लगता है कि फ्रॉड है, फर्जी है, आप एफआईआर लिख लेते। विवेचना अधिकारी मौके पर जांच करके आके बता देता कि झूठी शिकायत है, और वो शिकायत अगर झूठी थी तो वो एफआईआर वहीं एक्सपंज कर दी जाती। आपने मुकदमा कैसे नहीं लिखा इतने सेंसिटिव, इतने गंभीर मामले में। काफी धमकाने का असर यह हुआ कि शाम तक उनकी एफआईआर हो गई और एफआईआर में आईओ भी निश्चित कर दिए गए। उनके आईओ थे सब इंस्पेक्टर शिवचरण दास। उन्होंने फौरन अपना काम शुरू किया। पहले मां बाप के बयान लिए, लड़की को लेकर किराए के उस मकान तक गए, उसकी निशानदेही पर जहां पर उसके साथ घटना का होना बताया गया था प्रार्थना पत्र में।
वहां कोई नए लोग आ गए थे, बिल्कुल अलग सेटअप हो गया था, साफ सुथरा हो गया था। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वहां पर कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा निशान या कोई कपड़े ऐसे मिल जाएं जिससे ये साबित हो कि बच्ची के साथ दुष्कर्म इसी कमरे में हुआ था। तमाम प्रयास के बाद चूंकि नए लोग थे, उसमें 3 लोग रहने चले आए थे और छोटा सा कमरा था, बहरहाल वहां से ये वापस चले आए। फिर उसका मेडिकल कराने के लिए ले गए। साथ में महिला कांस्टेबल भी लिखा पढ़ी में जाती थी। मेडिकल में 2-3 दिन का समय लगता है, एक तो उम्र के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए। मेडिकल कराने के बाद यह पता लगा कि लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र 17 वर्ष ही है। फिर उसको कलमबंद बयान के लिए 164 सीआरपीसी का बयान, जो मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट और बयान देने वाला सिर्फ 2 लोग होते हैं, बंद दरवाजे के भीतर यह बयान महिला मजिस्ट्रेट ही लेती है। तो 164 सीआरपीसी के उस कलमबंद बयान के लिए उसको भी ले, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं, महिला मजिस्ट्रेट किस समय खाली होगी उसको अलॉट की जाती है। फिर वो रेगुलर कोर्ट के बाद का समय देती हैं कि हम रेगुलर सुनवाई के बाद 3 बजे रहेंगे, आप लेके आइएगा, मैं बयान लिख लूँगी। बहरहाल 3-4 दिन उसको 164 के बयान के लिए भी अदालतों से लेकर थाने तक और उसके घर तक घूमते रहे। जिस दिन महिला का कलमबंद बयान हो गया, उस दिन उसको लेकर उसे घर छोड़ने गए। महिला कांस्टेबल्स लिखा पढ़ी में साथ में थी, लेकिन उनको थाने पर ही उतार दिया कि बस मैं छोड़ के आता हूं, तुम लोग कहां वहां तक भटकोगी, अलग से साधन करके जाना पड़ेगा। लड़की को लेके जैसे ही उसके घर पहुंचे, पता लगा उसके मां बाप किसी काम के सिलसिले में गए हैं। लड़की अकेली थी। 5-6 दिन से उसको लिए घूम ही रहे थे। चिकनी चुपड़ी बातें उससे की अकेले में, और फिर उसके साथ बलात्कार किया। सिफत ये कि जिस समय बलात्कार किया वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी में थे। उसको धमकाया, अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारे मां बाप को और तुमको पैसा वसूलने की धमकी देने, साजिश करने, ब्लैकमेल करने के आरोप में उल्टा जेल भेज दूंगा। केस को घुमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लड़की डर गई, कहां जाती, और अगले 4 दिनों में 2 बार और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की बहुत डर गई। उसने शाम को अपनी मां से कहा कि मुझे मामा के यहां छोड़ दीजिए। मां ने कहा कि थोड़ा सा काम और रह गया है, पुलिस कितनी मदद कर रही है, तुम्हारे बयान हो गए, मेडिकल हो गया, सब हो गया, बस अब उन दोनों की गिरफ्तारी बाकी है। तुम चली जाओगे, फिर उनको बहाना मिल जाएगा कि वो कहाँ है, बुलवाइए, बयान दे, ताकि मैं गिरफ्तार कर सकूं। 2-1 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, अभी जाने का मतलब नहीं है। तब उसने मजबूर होकर मां को पूरी बात बताई। मां भी डर गई, अब कहां जाएंगे हम, पुलिस के पास ही जाते, और पुलिस ने ऐसा किया मेरी बेटी के साथ। उसने कहा कि जब हम यहां से जाएं तो ये बताना भी मत किसी को कि मैं कहां गई हूं, नहीं लोग वहां तक पीछा करेंगे। मां ने कहा मैं खुद चलूंगी, तुम्हारे बाप को बताऊंगी नहीं, जगह भी नहीं बताऊंगी कि मैं किस जगह लेके जा रही हूं। उसी दिन शाम को दोनों ने घर छोड़ दिया और लड़की अपने मामा के यहां पहुंच गई, यानी महिला अपने मायके पहुंच गई। पहुंचने पर दोनों बिलक बिलक कर रोने लगे। लड़की का एक मामा स्थानीय एक पॉलिटिकल पार्टी का छोटा मोटा सदस्य है। उसने पूरी बात सुनी, उसका खून खौल गया। उसने कहा जब यहां की पुलिस इन्वॉल्व है तो यहां किसी के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। अपनी बहन और भांजी को लेकर वो सीधे लखनऊ चला गया।
लखनऊ जाकर उसको जो बताया गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन जैसा प्रोग्राम होता है, वहां अपनी बात कही जा सकती है। 2 दिन रुककर वहां उन्होंने दोनों जगह दरखास्त दी, लेकिन ऐसा उनको लगा नहीं कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। फिर वहां तमाम और राय देने वाले लोग भी होते हैं। विपक्ष के किसी नेता के यहां वो पहुंच गया, उनको पूरी बात बताई। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। पूरी बात जब उनको बताई, वो सब भी गुस्से में आ गए और 24 मई 2003 को विधानसभा में इस घटना को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि विधानसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। शोर शराबा हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा हुआ कि सरकार ने तुरंत डीआईजी रेंज सहारनपुर को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दिए। डीआईजी रेंज सहारनपुर मौके पर आए, उन्होंने जांच की। 3-4 घंटों की जांच के बाद प्राइमा फेसी ये पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं। तब दरोगा जी के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, उन्हें अरेस्ट किया गया और उन दोनों लड़कों के खिलाफ भी सारे सबूत इकट्ठा किए गए और उन दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, अब आप सोचिए कि उस पीड़िता पर क्या बीती होगी। उस पे जो बीती, उसकी शिकायत लेकर उसके साथ उसके सहयोगियों ने, उसके एनजीओ ने एसएसपी के पास गुहार लगाई। एसएसपी उनकी बात से सहमत थे। मुकदमा लिखा गया, जांच अधिकारी आ गया, बयान शुरू हुआ, मेडिकल कराया गया, 164 का बयान कराया गया, पुलिस वाला साथ साथ, और फिर पुलिस वाले ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया। वो बच्ची आज भी जहां कहीं होगी, पुलिस की वर्दी देखते ही सिहरन उसको हो जाती होगी। उसके मन में भय समा गया। आज के अपराध में यह रक्षक ही भक्षक बन गया। सामान्य आदमी कहां जाए? लेकिन वो जमाना ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था। अगर किसी के पास आर्काइव से या किसी के घर में पुराने अखबार हों तो जरा 95 से 2005 तक के अखबार जरूर देख लीजिएगा। 2005 के बाद ही सामान्य लोगों के पास मोबाइल होना शुरू हो गया था, ज्यादा पॉपुलेशन के पास आ गया था। वही कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो वाला मोबाइल सब लोग इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, 500 रुपए में सेट सिम सब मिल जाता था। आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूंगा कि ज्यादती किसी भी तरह की कोई बर्दाश्त न करें। अब जमाना बहुत बदल गया है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास डेस्कटॉप है और देश की सभी पुलिस वेबसाइट्स में ईएफआईआर करने के प्राविधान है। कतई बर्दाश्त मत करिए। किसी की भी जाति, कोई भी हो, सरकारी आदमी हो, पड़ोसी हो, आपका जानने वाला हो, इसकी शिकायत और एफआईआर दोनों करिए। आप आगे की परेशानी से बच जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।